74वां यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास, जिसका इफ्तिताही इजलास से प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया है, साथ साथ कुछ डिस्कस करेंगे। जो न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की इमरान खान के साथ, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये इजलास, क्योंकि पूरी दुनिया ही तकरीबन एक इस तरह के सिनेरियो में है कि मुख्तलिफ वॉर्स चल रही हैं, जिसमें ट्रेड वॉर भी आती है, कुछ कोल्ड ब्लडेड वॉर्स भी जिसे कहना चाहिए, काफ़ी हिस्सों में अमेरिका की वजह से और चाइना की वजह से पनप रही हैं, जिनका जिक्र बहुत खुले अल्फाज में नहीं किया जाता। मिडल ईस्ट की जो हालत है, इन सब का एक राउंड अप होगा ये जनरल असम्बली का जो इजलास है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर जो तकरीर थी उसको हम देखें तो उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर से उसको रीड किया है, और ये बहुत अच्छा समझा जाता है कि जब आप इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हों तो आपका एक एक वर्ड कैलकुलेटेड हो, आपके सारे इदारों ने मिलके वो तकरीर लिखी हो और वो सबकी तरफ से अप्रूव्ड भी हो। तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि शायद वो फिलबदी तकरीर कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर को फॉलो किया है तो इसका मतलब है कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन दोनों ही इसमें इन्वॉल्व थे इसकी तकरीर के लिखे जाने में। शहजाद साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी है वो ईरान के ऊपर दी है, अपना फोकस उन्होंने ईरान के ऊपर रखा है, जिसको वो कह रहे हैं कि नो कंट्री शुड सपोर्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ईरान्स ब्लड लस्ट। इसके अलावा वो कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स फेसिंग पीस लविंग नेशंस टुडे इज़ द रिप्रेसिव रिजीम इन ईरान। अगला जो उनका पार्ट था तकरीर का, उसमें तकरीबन लग रहा था कि वो अपना इलेक्शन सिक्योर कर रहे हैं, या जो उन्होंने टेक्सास में ख़िताब किया इंडियन अमेरिकन से, तकरीबन उसके करीब करीब की कुछ बातें थीं। कह रहे थे कि जो फ्यूचर है वो बिलोंग करता है पैट्रियट्स का है, ग्लोबलिस्ट का नहीं है। यानी कि ग्लोबल थिंकिंग, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल थिंकिंग और एक जो पीस का एजेंडा ग्लोबलिज्म के साथ आया था, ग्लोबलाइजेशन के साथ आया था, वो पैट्रियटिज्म की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। और साथ वो कह रहे हैं कि जो मुल्क अपने नेबर्स का एहतराम करेंगे, अपने सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे, सिर्फ वही एग्जिस्ट कर सकेंगे। बट अगर हम साउथ अमेरिका में जो सलूक ये करते हैं मैक्सिको के साथ, जो कुछ वेनेजुएला में हुआ, जो कुछ यूक्रेन में हुआ, जो हालत इन्होंने अफगानिस्तान की कर दी है, मिडल ईस्ट की कर दी है, तो स्क्रिप्ट कुछ और कह रहे हैं और फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं। सलमान, आप स्टार्ट करना चाहेंगे? हमारा राब्ता हो जाएगा अभी शहजाद साहब से। बुनियादी तौर पर तो जैसे आपने खुद कहा कि ट्रंप ने जो खिताब किया है, उसको ये पता है कि उसने अगर इस इलेक्शन ये जीतना है अमेरिका के अंदर, तो वो अपने एक नेशनलिज्म का उभार जो है ना, उसी को उभार के वो जीत सकता है। और वो लोगों के अंदर जो है ना, वो जो पहले उसने कहा था कि सबसे पहले अमेरिका, फिर इकॉनमी को बुनियाद बनाया, फिर मार्जिनलाइज वो जो ग्रुप्स हैं जी, उसी को बेस करके लड़ा। अब वो ये समझता है कि जनाब मुझे नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर एक अपने आप को मुहिब्बुल वतन के तौर पर पेश करके, ये जो ग्लोबल दुनिया के कॉन्टेक्स्ट हैं, इनके जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, उसको मैं कंपोज करूँ और मैं कहूँ कि देखिए मैं तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए वो उन्होंने ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये गुफ्तगू की है, और उनको पता है कि इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से हटके जो इंटरनल अमेरिका के अंदर जो चैलेंजेस हैं लोगों के वो भी उनके लिए बड़े सीरियस हैं। और लास्ट टाइम भी जब उन्होंने इलेक्शन जीता, जो कि हिलरी क्लिंटन उस तरह से इश्यूज को डिस्कस नहीं कर सकी, जिस तरह से ट्रंप ने मार्जिनलाइज ग्रुप्स का, ये जो वाइट्स थे, उनके इश्यूज को डिस्कस किया था और उसको वहां से वोट मिला था। अच्छा, जहां तक ईरान की बात, सुप्रीमेसी का यूज किया था, मार्जिनलाइज को तो उन्होंने और मार्जिनलाइज के कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि जो वहां के जो वाइट्स थे, जो पुरुष थे, उनके इश्यूज को तो उसने रेस किया था ना, उन्हीं की तो उसने हमदर्दी ली थी। तो सुप्रीमेसी उन्होंने असर्ट की, बल्कि अपनी नेशन के ऊपर। मार्जिनलाइज सेक्शंस तो आज भी मुश्किल में है, समझ नहीं आ रही। वहां पे भी उन्होंने जो खास तौर पे जो हिलरी थी ना, उनकी एक अर्बन सेंट्रिक हिलरी और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा ख्याल है उसकी जो जंग थी और जो उन्होंने एक वॉर ऑफ टेररिज्म इनहेरिट की थी जॉर्ज बुश से जूनियर से, उससे क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन थकी हुई थी, तो समझा जाता है, एनालिस्ट ये कहते हैं कि वो एक शिफ्ट था फ्रॉम डेमोक्रेट्स टू रिपब्लिकन, और उसको कैश उन्होंने वाइट सुप्रीमेसी को ज़ाहिर यूज़ करके किया। शहजाद साहब, आपसे हमारा राब्ता बहाल हो गया है, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली का इफ्तिताही इजलास है, उसमें जो अभी खिताब किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हम ये बात कर रहे थे कि उनकी जो तकरीर है वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तो उन्होंने काफ़ी बैशिंग की है ईरान की,
और वो सिंपली कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई मुल्क भी सपोर्ट करे ईरान की। एक तो इस पे आप अपना इजहार कीजिएगा कि आप इसे किस तरह देखते हैं, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म भी कह दिया उन्होंने ईरान को, और साथ उन्होंने सीरिया और यमन की जो जंगें हैं और वहाँ जो अनरेस्ट है उसका इल्ज़ाम भी उसी पे डाल दिया है। दूसरा एक पार्ट उनकी तकरीर का ये है जिसमें वो कहते हैं कि द फ्यूचर बिलोंग टू पैट्रियट्स नॉट ग्लोबलिस्ट। तो क्या वो विदर अवे कर रहे हैं जो ग्लोबलाइजेशन का एक एम्बेसडर था अमेरिका, जो एक अमेरिकन ड्रीम थी और एक एपी सेंटर समझा जाता था अमेरिका को कि सारे कनेक्टेड रीजन्स हैं दुनिया के, तो ग्लोबलाइजेशन को पीछे रख के क्या वो अपने इलेक्शन को आगे ला रहे हैं जो पेट्रियटिज्म की इतनी बात कर रहे हैं वो? देखिए, ग्लोबलिज्म का जहाँ पहले डील कर लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलिज्म को अगर पीछे खींचा जाए या अमेरिका अपने आप को वहाँ से हटा लेता है तो ये बड़ा रिग्रेसिव स्टेप होगा, क्योंकि दुनिया इस तरीके से पिछले 20 साल के अंदर आपस में जुड़ चुकी है कि ट्रेड, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स, दुनिया की जितनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं, ये सब की सब बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन और इंटर डिपेंडेंस ऑन ईच अदर ये बढ़ी है और बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यानी तारीख के अंदर ये तेज़ी से जीडीपी नहीं बढ़ी दुनिया की भर में जिस तरीके से पिछले 30 साल में बढ़ी है। अगर ये मुकाबला किया जाए तो वहाँ से अमेरिका कदम पीछे हटाता है, अपने आप को आइसोलेट करता है, जो भी वजूहात हों उसकी, तो उसका मतलब ये होगा कि वो अगर लीडरशिप को छोड़ रहा है तो दुनिया में फिर मुख्तलिफ पावर पोल्स बनते नजरते आएंगे, उभरते नजर आएंगे, और उसकी वजह से जो स्ट्राइफ है, जो मुश्किलात हैं, जो इंतशार है, वो दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बदकिस्मती है हमारी कि अमेरिका ने जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक निज़ाम दिया तो उसको लीड भी किया उसने, उस निज़ाम को जिससे वो कामयाब भी इसीलिए हुआ कि उसको खुद लीड किया, इसीलिए कामयाब हुआ। और आज जब वो हट जाएगा पीछे तो इस वक्त उसकी जगह लेने के लिए कोई और तैयार नहीं है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के अंदर बेशक वो ये चाहेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूँ जो मेरी समझ है ट्रंप के बारे में, कि ट्रंप कोई आइडियोलॉग नहीं है। ये अपने कन्वीनियंस के मुताबिक अपने हर सोच के अंदर तब्दीली ले आते हैं। ये चूँकि आइडियोलॉग नहीं है, ये एक कन्वीनियंट पॉलिटिशियन है, कन्वीनियंस के पॉलिटिशियन है, कन्वीनियंस रिपब्लिकन है, तो ये अपने आप को पोजीशन करेंगे वहाँ तक और फ्लेक्सिबल रखेंगे जहाँ पे इनको मैक्सिमम फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त ईरान पे जो प्रेशर है वो सिर्फ इसलिए है कि ईरान केव इन कर जाए और वो तमाम बातें मान ले जो कि ट्रंप उसे मनवाना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर इसके अंदर मिसाइल टेस्टिंग का बहुत बड़ा एक मसला है, जिसको गालिबन कुछ रेंज के अंदर छोड़ दिया गया था। वो चाहते हैं कि ईरान उसको भी बंद कर दे, क्योंकि उससे इसराइल को बहुत ख़तरा पहुँचता है, और ये ट्रंप की कोशिश है कि उसको ईरान को उस हद तक दबा दिया जाए कि ईरान ये बात मान जाए। तो इसलिए आपको उसकी स्पीच जो आपने हमें बताई उसके मुताबिक एक ईरान पे प्रेशर और फिर दुनिया पे ये प्रेशर के ईरान पे ऐसे तल्लुकात मत रखो ताकि उस पर और प्रेशर बढ़े, और फिर अपने पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करने के लिए आइसोलेशन, वाइट सुप्रीमेसी और ये जो सफ़ेद आदमी को और उस तरीके से उसको ऊपर लेके आना और इस किस्म की गुफ्तगू, ये तमाम के तमाम उस वोट बेस को सूट करती है और इसको पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। अगले साल का इलेक्शन जीतने की कोशिश है। ऑलराइट, $300 बिलियन की वजह से अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना ईरान में, ज़्यादा 400 तकरीबन, और कहा यह जा रहा है कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के जो चाइनीज़ रिपब्लिक आर्मी है जो प्रोजेक्ट्स ईरान में होंगे वो उसको गार्ड भी करेगी। ये मेरे ख्याल में दिस इज़ व्हाट वी कॉल पैराडाइम शिफ्ट, क्योंकि एक इंगेजमेंट की पॉलिसी हमेशा देखी हमने चाइना की तरफ से। चाइना कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता, हमेशा इंगेज करता है और अपने बिजनेस इंटरेस्ट के साथ शेयर्ड इंटरेस्ट को जोड़ता है दूसरे मुल्कों के। अगर ये होने जा रहा है, ऑलरेडी ट्रेड वॉर है, एक कोल्ड सी वॉर है अमेरिका की और चाइना की, तो इट मींस कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है ग्लोबल रिसोर्सेज का, ऑयल रिसोर्सेज का, इन्वेस्टमेंट का इस रीजन में। तो मोदी के साथ इतनी अलाइनमेंट, क्या हम तो सिर्फ पाकिस्तान के लेंस से देख रहे हैं, क्या ये ओवरऑल ईरान को डील करने के लिए भी वो अलायंस यूज़ कर सकते हैं वो, लेकिन किस तरह करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाबहार में बहुत ज़्यादा है। किस तरह देखते हैं आप इस नेक्सस को? शुक्रिया जुनैरा, और मैं आपसे 2 मिनट लूँगा। मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। जिस दुनिया को हमने कंसीव किया था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो बेस थी इक्वालिटी और इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस एज वेल एज पीपल्स। हमने कहा था नो सेपरेट पीस, हमने कहा था इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर। तो ये बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया शहजाद भाई ने कि ये रेट्रोग्रेशन है, और ये जो रेट्रोग्रेशन होती है ये हमेशा जो है
ये जवाल की तरफ लेके जाती है मेरे ख्याल में। देखिए, विद द सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ इरानियन regime and its people, I believe that yes, Iranian regime is repressive, लेकिन रिप्रेशन की डेफिनेशन हम अमेरिका से और ट्रम्प से नहीं ले सकते। डेफिनेटली ठीक है, ईरानी एक तहजीब है, They have वहाँ all के the right ब्यूटीफुल पीपल, कि they've वो got खुद define every करें right अपने on it। सारी regime और अगर कोई हमें ये बताना चाहे कि ईरान की रजीम तो रिप्रेसिव है, लेकिन जो यमन में हो रहा है वो ठीक है। जो हमने सीरिया में खेल खेला, जो हमने मार्च 2003 में इराक में किया, और अभी बहुत अच्छा जिक्र शहजाद साहब कर रहे थे और आपने भी किया लैटिन अमेरिका में एक दो मुल्कों का। मैं आपसे कहूँ कि 50 साल जो है वो लैटिन अमेरिका के साथ खिलवाड़ किया है अमेरिकियों ने इन दी नेम ऑफ डेमोक्रेसी, और उसको जो है वो सिर्फ बचाने के लिए कंटेनमेंट की पॉलिसी में अमेरिकी के जो इखलाकी कोई वेटेज रखते थे वो अंडर जिस जेंटलमैन ट्रम्प, और जो अगर इसको कंटिन्यू किया जाता है तो खो देंगे। और मैं आपसे अर्ज करूं, ये सिर्फ 8 मिलियन कश्मीरियों का क्वेश्चन नहीं है, ये 1.25 अरब हिंदुस्तानियों के इखलाकी कद का मामला है। अगर वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े नहीं होते, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ कैलकाटा में 2-2 लाख बंदों ने इराक इन्वेजन पे खिलाफ जो है वो जुलूस निकाले थे। मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड में ये जो ब्रेग्जिट वाला जो मामला है, ट्रम्प साहब का अमेरिका ठीक है, और मोदी साहब का इस तरह से जो है ना वो ये समझना कि हम बुलडोज कर सकते हैं। सच तो ये है कि हमेशा एंगेजमेंट में नहीं रहे चाइनीज़। 78 ऑनवर्ड जब उन्होंने अपना फोकस इकोनॉमिक्स पे लाई ना, फिर ज़रूर रहे। उससे पहले वो कोवर्ट वार, वियतनाम वार जो है वो सिर्फ वियतनामियों ने तो नहीं लड़ी ना, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। लेकिन रिसेंटली लेकिन 70s ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल में चाइना की तरफ से कहीं भी कोई इस किस्म का जेस्चर नहीं आया। हाँ, ऐसा नहीं आया था, Kinetic लेकिन gesture। वो अब आगे बढ़ रहे हैं, और ये कोई 260 की एक और कोई 140 बिलियन डॉलर की एक उन्होंने कमिटमेंट दी है, ये जाहिर है। लेकिन मैं दोबारा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए, जो सच्चाई होती है, जो रवादारी होती है, जो प्लुरलिज्म है, जो डाइवर्सिटी है, अमेरिका की खूबसूरती, आपको याद है ना ये कहा गया था, इज द स्पेस टू स्पीक अप फॉर द राइट, टू आस्क फॉर द राइट, ऐसे याद है ना। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात पे कि वही कौमें आगे बढ़ेंगी जो इल्म को, प्रॉस्पेरिटी को, पीस को और डिग्निटी को शेयर करने के लिए तैयार होंगी। अमेरिकी अगर समझ जाएंगे वो किसी बबल में रह के, किसी आइसोलेशन में, किसी जजीरे पे रह के, किसी सैयारे पे रह के जो है ना वो अजमत हासिल कर सकते हैं, वो अजमत नहीं होगी। वो आइसोलेट भी होंगे और उनका जो है ना उनका ह्यूमन कैपिटल भी नीचे आएगा। उमर, जो बात शहजाद साहब कर रहे थे और जो बात वजाद साहब कर रहे हैं वो तो हम सारे एग्री करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पार्ट वो है जो ह्यूमन एथिक्स को और डाइवर्सिटी को और प्लूरलिज्म, इंटीग्रेशन, इन चीज़ों को बहुत वैल्यू करता है, और उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि कांग्रेस में भी बैठी हुई रिप्रेजेंट कर रही है अमेरिकन को, वो भी है, और वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है ट्रंप की सरबराही में दुनिया में। दूसरी तरफ एक बिल्कुल कॉम्बैट किस्म का मिशन है जो कि ट्रंप उसको लीड कर रहे हैं। इजराइल फोकस पे है, इजराइल को डिफेंड करना है। मिडल ईस्ट को डिस्टेबल करके अपने साथ मिला लिया उन्होंने, क्योंकि जहां से आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही वो एरिया तकरीबन आपके लिए क्लियर हो जाता है। सऊदी अरेबिया उनके साथ मिल गया, इंडिया उनके साथ मिल गया। इस नेक्सस का मतलब ये है कि एक इखलाकी लड़ाई और एक कॉम्बैट फाइट अपने राइट्स की हर सतह पे ईरान जैसे मुल्क को भी करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को भी करनी पड़ेगी। नियर फ्यूचर में आपको कोई अलायंस नज़र आता है कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी कि ईरान के साथ कोलैबोरेट करें? चाइना ऑलरेडी हमारे साथ है, रशिया को आउटरीच करें, अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट बनती है उसको इंडोर्स करें, उसको सपोर्ट करें, तब जाके ये काउंटर हो पाएगा। जी ज़ुनैरा, ये जिस अलाइंस का आप जिक्र कर रही हैं, ज़ाहिर बात है अगर इस तरह का अलाइंस बन जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, इस तरह आपने खुद भी वो अच्छा इशारा कर दिया कि अमेरिका के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी ऐसे सेगमेंट्स मौजूद हैं जो ये देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरह की पॉलिसियाँ चला रहे हैं। आप देखिए, जो आपने जिक्र किया नेशनलिज्म का ट्रंप के, वो असल में नेशनलिज्म नहीं, वो असल में उनका पॉपुलरिज्म है। हमें ये समझना पड़ेगा ट्रंप इजहार किस चीज़ का, कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो एक जिसको कहा जाता था ड्रीम वर्ल्ड, और जिसमें आप जिक्र कर रहे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, वो इजहार है 2008 की जो इकोनॉमिक रिसेशन था अमेरिका के अंदर, जो स्वी रिसेशन था 1930 के बाद अमेरिका में ऐसी कसादगुजारी कभी नहीं आई।
2008 की किसात गुजारी के बाद खैर ओबामा आए, किसी हद तक मामला कंट्रोल हुए। 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के पास कोई बड़ा मुतबादल नहीं था, ओबामा दोबारा जीत गए। लेकिन 2016 में ट्रंप ने सारा कैच कराया इस इकोनॉमिक किसात गुजारी को और पॉपुलिज्म की तरफ लेके मामलात को। उन्होंने अमेरिका के मसाइल को ये कह के कहा कि मैं हल कर दूंगा, मैक्सिको के गिर्द दीवार बना दूंगा सरहद पर, इतने अरब 5 अरब डॉलर्स की दीवार बन जाएगी, मैक्सिको एंटर नहीं होंगे, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं कई एशिया अफ्रीका के ममालिक पर पाबंदी लगा दूंगा, गरीब ममालिक के लोग हमारे मुल्क में नहीं आएंगे और फिर अमेरिका जो है दोबारा से अमीर हो जाएगा। तो ऐसे पॉपुलिस्ट जो वेव्स थी, पॉपुलिस्ट जो सेंटीमेंट्स थे, उनको उन्होंने उजागर किया, उनका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। हमें याद रखना चाहिए कि अभी ट्रंप जो है 2016 में सिर्फ बिब्लिकल स्टेट से नहीं जीते, वो ऐसी स्टेट से भी जीते हैं जो रवायती तौर पर डेमोक्रेट स्टेट्स कहलाती थी, यानी जहां जो है वो गरीब या मार्जिनलाइज्ड क्लासेस भी ज्यादा थी। वहां से भी ट्रंप ने जिसको व्हाइट सुपरमेसी इस्तेमाल करके और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का इजहार करके कामयाबी हासिल की। इस सूरत में वो दुनिया के सामने आए। अब जहां तक वो ईरान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, अब आप देखिए ओबामा की ईरान के हवाले से क्या पॉलिसी थी। ओबामा की रोल बैक कर दी, ओबामा वही मैं कह रहा हूं 2015 में, ठीक है जी। अब ट्रंप ये ईरान के खिलाफ ये बातें करके सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो रूहानी की सूरत में मुतदल आवाज मौजूद थी, ये रूहानी अपना इलेक्शन ही ईरान में इस बुनियाद पर जीत कर आए थे कि हम अमेरिका से माहिदा करेंगे, जोरी अकॉर्ड करेंगे, और वो इलेक्शन जीता रूहानी ने। यानी एक मुतदल ईरानी कॉन्टेक्स्ट में, ईरानी सियासत के मारूज में रूहानी को एक मुतदल वॉइस समझा जाता है। अब वो ट्रंप ऐसी हरकत से ईरान के अंदर इंतहा पसंद और एक्सट्रीमिस्ट वॉइस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे रूहानी की मुतदल सियासत बुरे तरीके से मजरूह हो रही है। ठीक है, इसको हम यहीं रोकेंगे क्योंकि मुझे लेनी है। लेकिन ये जो डिप्लोमेसी ऑफ कन्वीनियंस ट्रंप चला रहे हैं कि जब कोई मौका आता है उस मौके को वो हैंडल कर लेते हैं डिप्लोमेसी के ज़रिए से, लेकिन बहुत क्लियर कट साथ किसका देना है उसके बारे में उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल क्लियर हैं। उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। सलमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं ये कहना चाह रही थी कि तकरीबन हर इवेंट को, डिप्लोमेटिक इवेंट हो या जैसा भी कहीं का दौरा हो, कोई आया हुआ हो, उसको बड़ा स्मार्ट तरीके से लगता है, जिस तरह अपनी बिजनेस वेंचर्स और बिजनेस मीटिंग्स को वो हैंडल करते हैं बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, जिसमें वो अपनी तारीफ ज़्यादा करते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं सिचुएशन को। इमरान खान के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनकी कल की मीटिंग थी, उसमें भी लग रहा था ही इज़ प्रिटी रिलैक्स्ड। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अभी वो इस मुल्क के बारे में हाउडी मूडी में क्या क्या कह के आए हैं, और ये बड़ा डेंजरस है। ये उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना ट्रंप समझ रहे हैं और जितना शायद देखने वाले समझ रहे हैं। तो इतनी स्मार्ट और बिनाइन डिप्लोमेसी के साथ डील करने के लिए पाकिस्तान को इस वक्त किस तरीके से सोचने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त 2-3 काम करने हैं। पहला काम पाकिस्तान को ये करना है कि अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट की पॉलिसी के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान के चाहे साथ ईरान engage कैसे करें? कोशिश देखिए ना, आपने तो कोशिश ही करनी है। अगर वो ना इंगेज होना चाहे तो अलग बहस है, लेकिन आपने तो पूरी एफर्ट्स करनी है ना। कल ट्रंप ने कहा ना कि जी बड़ी एग्रेसिव तकरीर की है मोदी ने, बट इमरान खान ने बड़ी पीस की बात की है। सो मेरा मतलब है हमारे पास जो कार्ड है, हमें तो अपने आप को इंगेज करना है इन मुल्कों के साथ रीजनल पॉलिटिक्स में, ताकि हम अपने आप को ज़्यादा स्टेबल भी कर सकें, और जब रीजनल पॉलिटिक्स स्टेबल होगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। एक काम। अभी तक तो ग्लोबल ग्रुप्स बन रहे हैं, हम देख ग्लोबल रहे हैं ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन रीजनलिज्म रीजनल ब्लॉक्स में भी जो अब आप रशिया की तरफ जब लास्ट इमरान खान साहब की बहुत उसमें हुआ गर्मजोशी का मुजाहरा उन्होंने पुतिन के साथ दिखाया, रशिया के साथ, वहाँ की जो दूसरी रियासतें हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, ईरान के साथ कल ट्रंप ने बात की जी पाकिस्तान इसमें कुछ सालसी का रोल प्ले करे ईरान के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो कार्ड है वो एक तो रीजनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट का काम है। दूसरा जो उसके पास काम है वो ये है कि अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करे। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शनरी अप्रोच के तहत खेलता है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मिड टर्म पॉलिसी हमें उसमें रिफ्लेक्ट नजर नहीं आती। यहाँ पे देखिए, हमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी। बात यह है कि हम सारे मिलके बहुत होल हार्टेडली क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस वक्त अपनी सिटिंग गवर्नमेंट को, अपनी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल जिस प्रेशर में इमरान खान बैठे हुए उस मीटिंग में नज़र आ रहे थे, जिसका बाय द वे जिक्र इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा है कि लास्ट मीटिंग में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और कल वो अंडर प्रेशर लग रहे थे। हमने 72 ईयर्स का जो बर्डन है वो एक इस नौमौलूद गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है। आई मस्ट से दिस बिकॉज वो स्टेट्समैनशिप का कोई एक्सपीरियंस
ऑडियंस लेके नहीं नहीं, आए, देखिए- उनको हॉट सीट पे बैठ के चीजों का पता चला है, तो हम इतना ओपनली जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी स्टैंड विद देम? मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। देखिए ना, गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट पॉलिसी है, हमें स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हमें ये सब मसला सिर्फ इमरान खान का 1 साल का नहीं है। जो मैंने कहा कि पाकिस्तान की एक तो इतने रिएक्शनरी बड़े अप्रोच रही है। बैगेज को अगर उन्होंने डील करना है तो मसला तो इमरान खान का ही तो है देखिए ना, ना। वही तो मैं कह रहा हूं। अब आपको मैंने कहा है ना कि पहला उन्होंने कहा कि एंगेजमेंट की पॉलिसी, दूसरा अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपको अपने एंगेजमेंट्स में मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ एंगेज करना पड़ेगा। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि आप एक ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा अलाइन है और दूसरे ग्रुप को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा मुल्कों के साथ ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। और जैसे और ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मिसाल के तौर पे आपने ट्रंप की बात की, अब ये देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें तो यहाँ पे समझ आ रहे हैं कि ट्रंप एक जगह पे एक बात करते हैं, दूसरी जगह पे एक बात करते हैं। वो मोदी की भी अप्रिशिएट करते हैं, वो इमरान खान को भी अप्रिशिएट करते हैं। हमें इसके अंदर से अपना रास्ता निकालना है। हमें कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर नहीं रखनी। और ये हम कहते हैं कि शहजाद यूएस साहब, कुछ सालसी का रोल प्ले कर देगा। शहजाद आपने साहब, खुद कहा है कि जी जो खासतौर पे हिंदुस्तान के साथ उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ट्रंप ने जो शो की है, उसके बाद हम ये कहेंगे जी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान को उस तरह से निकलेगी, उसकी तो पॉसिबिलिटी अभी सर, इमीडिएट बहुत नहीं बड़ी है। अचीवमेंट तो डिप्लोमेटिकि एक आधे विजिट में निकलती भी नहीं है, बट यही छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं जो बिल्ट इन करते हैं और इनमें कॉन्टीन्यूटी चाहिए होती है। शहजाद साहब, एक ओपिनियन ये भी आ रहा है कि खुद भारत के अंदर से भी और खुद अमेरिकन पब्लिक और अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ये चीज़ आ रही है कि एक तो बड़ी ओपन इंटरफेरेंस का मुकदमा चल रहा है कि रशियन इंटरफेरेंस इन द लास्ट इलेक्शंस ऑफ यूएस, ट्रंप की हेल्प की गई रशिया की तरफ से। अभी जिस तरीके से मोदी ने एक तरह से एजर्ट किया है कि जितनी भी वहाँ पे इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन है वो एंडोर्स करे एज अ कैंडिडेट प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसके खिलाफ डेमोक्रेट्स भी रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर पूरा एक मुल्क एक एंटिटी बन के एक पार्टी के साथ खड़ा हो जाए तो ये कोई बहुत अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? अनडिप्लोमेटिक है ये तो। जी जी की बात यह है कि इंडियन अमेरिकन जो हैं, जो कि भारतीय वहाँ पर अमेरिका के अब अमेरिकी शहरी बन चुके हैं, वो बजाते खुद एक डेमोक्रेटिक सोच के हामिल हैं बिल्कुल। और डेमोक्रेटिक पार्टीज को सपोर्ट करते रहे हैं। अच्छा, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी मोदी ने कल। मोदी ने अपने आप को दुनिया के स्टेज पे एक जो उसने कश्मीर में किया, जो उसकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, जो अंदर मुल्क के अंदर भारत के अंदर जो मुश्किलात हैं, उनको कवर करने के लिए ये सब ड्रामा इसलिए रचाया जाता है कि दुनिया को वो भारत में दिखा सके, भारतीयों को, देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, देखो अमेरिका का सदर मेरे साथ किस तरीके से मिल बैठता है, किस तरीके से यूएई ने मुझे तमगा दिया, किस तरीके से सऊदी अरब के साथ भी मेरे तल्लुकात बेहतर। तो ये एक वो उसको कवर करने की कोशिश है। लेकिन जो इंडियन अमेरिकन वहां बैठे हैं, देखिए कमला हैरिस, वहां पे बाकी लोग, ये सब डेमोक्रेट्स हैं, तुलसी सबके गैबार्ड। सब। इनकी कोई ना कोई रूट्स जो है मिलती हैं इंडिया के साथ, इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अगर इनके अपने लोग, इनकी लोग जो एथनिक उसके रिलेशनशिप्स हैं वो वोट नहीं करेंगे, तो मोदी ने अपने आप को बचाया, अपने इमेज को बचाया और ये बावर कराने की कोशिश की कि जो कि मैंने कश्मीर में जुल्म और इस वक्त दास्तान लिखी जा रही है, उस सब को मैं किसी तरीके से किसी श्राउड में कवर कर दूं और छुप जाऊं उसके पीछे। उसने वो कोशिश की। लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखनी चाहिए हमें कि ट्रंप पाकिस्तान के इस किस्म का ट्रंप जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम सदरे अमेरिका की ना भी बात करें, ट्रंप की बात करें, तो इस किस्म का ट्रंप जो कि है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी वहां पर इस किस्म की कोई बात कर देता, आज कर देता, इमरान खान के साथ मुलाकात में कर देता, प्रेस इंटरेक्शन में बात कर देता, जो कि मोदी की जो नेगेटिविटी स्टार्ट की हुई थी उसको एंडोर्स कर देता, एंडोर्स कर सकता, डीपन कर सकता था, गहराई में दे सकता था। बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से शाकी हो जाते। आज उसको पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है अफगानिस्तान में, उसको जरूरत है पाकिस्तान के ईरान में होने वाले मसाइल के अंदर। पाकिस्तान अभी उसकी रडार से गायब नहीं हुआ, उसको पता है। इंसिडेंटली वहां पर जो डेमोक्रेटिक डिबेट जारी है, जब यही सवाल अफगानिस्तान का पूछा गया, जो बाइडन जो कि वहां पे नायब सदर रह चुके अमेरिका के, उनकी सजेशन थी कि हम अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान से बोलेंगे कि हमें कुछ अड्डे दे दें ताकि हम अफगानिस्तान के मसाइल को वहां से हल कर पाएं। अब अफगानिस्तान के लिए तो उनको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ईरान के लिए जरूर। कहने का मतलब हम दें या ना दें, लेकिन आज उनको पाकिस्तान की जरूरत अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही एक रेलेवेंट टाइम है जिसके अंदर के अपने इस मोमेंटम को, कश्मीर के मोमेंटम को बिल्डअप करता रहे। जहां पे ट्रंप सॉफ्ट नजर आता है उसको इस्तेमाल किया जाए। हमने ट्रंप को अपना दुश्मन नहीं बनाना, हमने पुतिन को दुश्मन नहीं बनाना,
हमने चाइना को कभी दुश्मन नहीं बनाना। ये सब के सब जहां से हमें फायदा मिलता है, यही सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है। हमने बजाय अलायंसेस में जाने के, लेट्स कीप ऑल आवर कार्ड्स ओपन एंड प्ले एज पर आवर। मेरा ख्याल है हुकूमत अभी तक सेंसिबली खेल रही है। और एक फाइनल बात, मेरे ख्याल में इमरान खान मुझे कल बहुत पॉइज में नजर आए, डिस्पाइट द प्रेशर, डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप वहां पे क्या कह के आया था और अब इमरान खान के साथ बैठा हुआ था, और ऐसे इमरान खान के साथ बैठा हुआ था जो कि बहुत पजीराई मिली थी, उसके बावजूद वो पॉइज रखना, वो अपने आप को संभाल के रखना, वो बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद क्लैरिटी के साथ अपने मकासद को भी बयान कर देना उसके सामने, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा जी, जो एक बड़ा वाजे एक बहुत इस तरह का स्टांस था जो कि मतलब अप्रिशिएट किए बगैर कोई रह नहीं सकता अगर उसने नोट किया हो, वो ये था कि इतने प्रेशर वाले जलसे के बाद ह्यूस्टन में जो हुआ, उसके बाद भी जब काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में वो बात कर रहे थे, ही वॉज नॉट मिन्सिंग हिज वर्ड्स। उन्होंने रेडिकल इस्लाम के बारे में जो अपने व्यूज़ थे वो बहुत खुल के दिए। उन्होंने पाकिस्तान की ISI के बारे में जब बात हुआ कि एक बहुत रेटरिक पाया जाता है कि जी यहाँ पे असल में तो रूल जो है वो फ़ौज का है, उन्होंने कहा कि सारी पॉलिसीज़ के पीछे फ़ौज खड़ी हुई है। उन्होंने बहुत खुल के हर सवाल का जवाब दिया और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई डिप्लोमेसी दिखाते हुए इधर उधर निकलने की कोशिश की हो। वजाहत साहब, इस तरह का लीडर आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाता है। जैसे मर्जी हालात हों, हमारी डिप्लोमेसी काम कर रही है, हमारा फॉरेन ऑफिस काम कर रहा है, इंगेज कर रहा है, हम लाख उनके ऊपर तनकीद करें। आपको लगता है कि यही बेबी स्टेप्स आगे जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे और हमें फ़ायदा देंगे? मैं तो हमेशा से फॉरेन ऑफिस को जो है वो सपोर्ट करता हूँ और उसको डिफेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ उस पर हमने बहुत बड़ा बोझ डाला हुआ होता है पाकिस्तान हर के चीज़ का तकरीबन हर चीज़ का। लेकिन जहाँ तक उनकी जो वो काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस वाली गुफ्तगू थी, मेरे ख्याल में उसमें उन्होंने बहुत से जो है ना वो लूज बाज दिए। उनको उन्होंने बाज ऐसे, और उनकी जो गुफ्तगू में जिसे हम कहते हैं ना कि वो जो उनका मामलात थी, कैलकुलस जो था उनके आर्गूमेंट्स का, वो नहीं बैठ रहा था। और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क का वज़ीर आज़म वहाँ बैठ के ये कह रहा है कि मेरे पास वो अख्तियार हो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को, यानी वो अपने मुल्क के पार्लिमानी आइन को एक मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। आप उसे इंटरप्रेट जैसे मर्जी कर लें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आई एम नॉट बीइंग हॉस्टाइल टुवर्ड्स आवर प्राइम मिनिस्टर, ही वाज ऑन फॉरेन लैंड, वो एक और बात है। लेकिन मैं उस जहन पे परेशान हूँ जो ये समझता है कि वो कुछ लोगों को मार के या कैद करके मुल्क की इक़्तिसादियात को हल कर सकता है। फाइनल बात यह है, मैं दोबारा आपसे अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल की दो बुनियादी जड़ें हैं। वन, हमें अपने मुल्क के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की अथॉरिटी को रेस्टोर करना है, और दूसरे, हमें अपने मुल्क की इकनॉमिक्स पे इतना जोर देना चाहिए। जब हम कहते हैं इकनॉमिक्स को, समझ ये नहीं है कि 6 महीने का या साल का, उसका मतलब है एक ऐसा प्लान जो हमारी समत मुतय्यन कर रहा हो। उसके बगैर मुझे ब्रेक लेनी है। मैं खुश नहीं था उनकी फॉरेन, ठीक है, आप खुश नहीं होंगे, बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे, बट इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल जिस तरीके से उन्होंने बहुत प्रेशर वाले माहौल में, उनके पास कोई चिट्ठी भी नहीं थी लिखी हुई, और अगर इतने मैं जिस चिट्ठी की बात कर रही हूँ वो चिट्ठी है जिसमें आपका कोई फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करने वाला मिनिस्टर ही 4 साल तक नहीं था। आपको खुद नहीं पता था आपने बात क्या करनी है, और आपको रायविंड के खाने इतने पसंद है कि आप ओवल ऑफिस में बैठ के भी खाने पीने की बात करके आ गए। उनको भी वहां बैठ के क्रिकेट याद आ रही थी, को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस तरह की कोई चिट्ठी ओवल ऑफिस में मौजूद नहीं थी। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to the show once again. और बालाकोट reactivated by Pakistan, 500 terrorists waiting to enter India. आर्मी चीफ कह रहे हैं इंडिया के। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और DGISPR ने कैटेगोरिकली बहुत स्टर्न मैसेज दिया है कि ना सिर्फ ये कि ये एक इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये खबर उड़ाई है, दूसरा ये कि अगर कोई मिसकैलकुलेशन की इंडियन आर्मी ने तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उमर, इसके पीछे मेरे ख्याल है सिर्फ एक फोकस ये हो सकता है कि आप किसी तरह बॉर्डर पे और डिप्लोमेटिकली इंगेज रखें कि कोई ना कोई ख़तरा इस तरीके का है कि इंडिया पाकिस्तान पे
अटैक कर सकता है? क्योंकि अगर कैटेगोरिकली मैं बात करूं, जितनी फ़ौज कश्मीर में जा चुकी है और जितनी ऑलरेडी डिप्लॉयड है बॉर्डर पे, उससे ज़्यादा फ़ौज और उससे ज़्यादा पोटेंशियल विंटेज आर्मी न्यूयॉर्क टाइम्स इनकी आर्मी को कह चुका है, इनके पास है भी नहीं कि ये कोई वॉर अफोर्ड कर सकें। जी हाँ, ज़रूर। और उसमें हमें इमरान खान साहब का बयान याद रखना चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में ये समझता है कि कश्मीर में जाकर वो वहाँ लड़ेगा तो वो कश्मीरियों के साथ जाती करेगा। ये इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर, और इस चीज़ को वेस्टर्न मीडिया ने, और आप देखें किस तरीके से वहाँ वेलकम किया गया। देखिए, इसके पीछे, बयान के पीछे मुझे तो लग रही है कश्मीर की अंदरूनी सूरत हाल, जो कश्मीर का मरूजी हालात है कि 50 दिन से ज़्यादा का अरसा भी हो चुका है, अभी तक वादी के अक्सर इलाकों में कर्फ्यू हटाने की जो है वो जुर्रत नहीं की जा रही, हालांकि अब 50 दिन से ज्यादा का अरसा हो गया है। और प्लस ये कि जिस तरीके से आलमी मीडिया इस चीज को कैच कर रहा है, और साथ इस बयान को, जो इंडिया के आर्मी चीफ के बयान को रिलेट कीजिए कि मोदी अभी कहां पर, मोदी अभी क्या करने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। ये पूरा मुझे लग रहा है कि कश्मीर के चूंकि अंदरूनी जो मरूजी सूरत हाल है, जिसको दुनिया भी देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, आलमी मीडिया भी जिसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये उस तरफ से तवज्जो हटाने की जी आज़ाद कश्मीर में कोई ग्रुप रिएक्टिवेट किए जा रहे हैं या ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। यानी इंडिया फिर बावर नहीं कर पा रहा है इस चीज को कि अंदरून में मसला हल करने की बजाय, अंदरूनी अमल को तलाश करने की बजाय, वो एक मरतबा फिर बैरूनी अमल को तलाश कर रहा है। ये एक प्रीएम्प्टिव उन्होंने स्टेप नहीं लिया कि जाहिर है जब भी कर्फ्यू हटाएंगे वहां रेजिस्टेंस आएगी, वहां जो कुछ होगा उसका इल्जाम धर देंगे फौरन। बिल्कुल। जरा मैं आज देख रहा था इंडियन मीडिया के कई ऐसे हल्के ये बावर करा रहे थे मोदी को कि जिस तरह इंडिया की हिस्ट्री है उसने कई इंसर्जेंसीज को कंट्रोल की है। ये देखना, जिस तरह ईस्टर्न पंजाब की इंसर्जेंसी थी या नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के इलाकों में थी, तो वहाँ ये मीडिया की सेन वॉइसेस कह रही हैं कि जिस तरह वहाँ अपने अंदरूनी अवामल को एड्रेस किया, सिर्फ मिलिट्री वे से नहीं बल्कि सियासी वे से भी आपको चाहिए। कश्मीर पर भी, पाकिस्तान पर हर बात पर उंगली खड़ी करने के बजाय कश्मीर पर भी आप वैसे अंदरूनी अवामल को एड्रेस करें जिस तरह ईस्ट पंजाब और साउथ ईस्ट के इलाकों में किया गया। तो ये खुद इंडिया के सेन वॉइसेस कह रही हैं। सलमान साहब, ये लॉजिक मुझे समझा दें कि मोदी साहब कहते हैं कि 370 जो है वो बहुत बड़ी रुकावट था डेवलपमेंट में कश्मीर की। ये डेवलपमेंट किस तरीके से होगी इतना हेविली मिलिटराइज करके, और अब 370 ख़त्म हो गया है, लोगों को घरों में बंद कर दिया, आरएसएस के गुंडे वहाँ जिसे कहते हैं जौक दर जौक वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, वहाँ पे मंदिर दोबारा खोलने की बात हो रही है। ये तो प्योर एक रिलीजियस हेट्रेड और वन साइडेड एक इस तरह की बटालियन मालूम होती है जो वहाँ पे लोगों को मारने के लिए गई है। देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं रहा ना। अब तो उन्होंने खुद ये नारा बुलंद कर दिया है कि वो हिंदुत्व की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान की बालादस्ती चाहते हैं, और वो कहते हैं कि एक मज़हब की बालादस्ती जो है वो वहाँ पर रहेगी। अब आप मुझे बताइए ना, अगर मिसाल के तौर पे वहाँ हालात नॉर्मल हैं तो फिर क्या वजह है कि 52 डेज तक जो है वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है। असल में बात वही है कि उनको लगता है कि इसका रिएक्शन आएगा जब वो कर्फ्यू उठेगा। अच्छा, अब उसके अंदर वो जैसे उन्होंने वहाँ पे तकरीर की होस्टन में, और वहाँ पे कहा कि पाकिस्तान को सबका नाम लिए बगैर के सबक सिखाना है जहाँ से दहशतगर्द आते हैं। अच्छा, अब वो ये पूरा नैरेटिव डेवलप करेंगे क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट है। वो 9/11 का वाकया हो, वो मुंबई अटैक हो, सबको रिलेट करते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे वो एक आमाजगा है जहाँ पे टेररिज्म हो रही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ वो अमेरिका को भी कह रहे हैं कि देखिए इसका मुकाबला करना है इस टेररिज्म का जो यहाँ से हो रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनके अज़ाइम जो है वो बड़े जाहरियाना है, एग्रेसिव है। वो कोई ऐसा एक्शन कर सकते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। और ये बार बार पाकिस्तान की क़यादत जो है कह रही है, इंटीमेट कर रही है कि जी अगर इस तरह का कोई वाकया होगा तो हम पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, ताकि एक और बुरहान जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाए। बुनियादी बात यह है, अगर डेवलपमेंट का मसला है, मिसाल के तौर पे अगर वो कहते हैं जी हम तो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अच्छा ये डेवलपमेंट बड़े सालों के बाद उनको मोदी को याद आई, पिछले हुकूमत में तो उन्होंने कुछ नहीं लिया, उनका स्टांस ही है। उसके बाद सुनेगा, फिर डेवलपमेंट अगर आपने करनी है तो आप हिंदुस्तान को क्यों भूल रहे हैं? पिछले कई महीनों में आप उनकी इकोनॉमी को जरा देखें ना, वो किस तरह से डिक्लाइनिंग हो रही है। वहां का जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? असल में डेवलपमेंट का तो एजेंडा ही नहीं है। बुनियादी इशू ये है कि वो खास तौर पे एक खास माइंडसेट के साथ वो यहां पर आए हैं और इसी माइंडसेट के साथ वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अज़ाइम जाहिर कर रहे हैं कि वो इस वक्त हिंदुत्व के कॉन्टेक्स्ट में और उनके साथ साथ जो आरएसएस है, जो बाकी ग्रुप्स हैं, वो बार अब मैं उनके टीवी टॉक शोज देख रहा हूं ना, और जिस किस्म की एग्रेशन उनके टॉक शोज में नजर आ रही है उन लोगों की, कि वहां पे जो दूसरी बात करता है, नहीं इसका मतलब है, देखिए एक पूरा माइंडसेट उन्होंने बनाया। जब हम कहते थे ना हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, अब हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। अब तो कोई नहीं कहता, जाहिर है। मैं कह रहा हूं जो लोग कहते हैं अब हिंदुस्तान का चेहरा बड़ा डिफरेंट है, वो उस परसेप्शन के साथ डेवलप कर रहा है
कि जिसने भी हिंदुस्तान में रहना है उसको हिंदू बालादस्ती जो है उसको कबूल करना पड़ेगा। ऑलराइट, शहजाद साहब, बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट उन्होंने ट्रंप ने कहा है कि मोदी का जो स्टांस था ह्यूस्टन में वो बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट था, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को नाम लिए बगैर एक ऐसे लग रहा था जिस तरह वो भी किसी जलसे से भारत में ही खिताब कर रहे हैं, वो कोई किसी इंटरनेशनल लीडर का कोई नैरेटिव लग नहीं रहा था जिस तरीके से मोदी रिएक्ट कर रहे थे। बट जो भी हो जाए, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ले लें, जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू ले लें, अफगानिस्तान को लेके, ईरान को लेके, चाइना को लेके, बिल्कुल आउटराइटली पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया के साथ खड़ा होना इस इशू पे अमेरिका के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि हमें न्यू वेंचर्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इन सब रियलिटीज़ के बावजूद हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी है IMF पे, और हमारी जो बाकी पॉलिसीज़ हैं उसमें हम स्ट्रेंगुलेट नहीं होते जा रहे हैं अमेरिकन ड्रिवन वर्ल्ड में। ये मजबूरी बनी ना ट्रंप के लिए। ट्रंप गलत जगह खड़ा था, गलत मकसद के लिए खड़ा था, गलत लोगों के साथ खड़ा था, और ये उसको एहसास था, और उसने फिर उसको अपने फ़ायदे के लिए कन्वर्ट करने की कोशिश की, और फिर उस सारी गलती को ज़ायल करने की कोशिश की जब इमरान खान के साथ मिला अगले दिन। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अगला उसका एक परतौ था अगले दिन इमरान खान के साथ, वो जाहिर करता है कि उसको अपनी गलती का एहसास था, उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। आज ही, और बल्कि कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक मजमून इसी टाइटल के साथ है कि ट्रंप शुड ट्राई एंड अवॉइड द मेस ऑफ मोदी। अच्छा, अब ये गो के उसके नीचे कुछ और भी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर टाइटल है जो कि स्टार्ट इस चीज़ से हो रहा है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। मुझे एक चीज़ कहने दीजिए कि जो 370 वाला मामला है ना, जिसका आप पहले जिक्र कर रही थी, गुलजारी लाल नंदा हुआ करते थे उनके होम मिनिस्टर गालिबन 60s के अंदर जी। जब 370 पे उस वक्त बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक 370 असल में वो टनल है जिसने दिल्ली को कश्मीर के साथ मिलाया हुआ है। उन्होंने 370 को टनल बोला, और इसका मतलब ये था कि सिर्फ शेल रह गया है, हमारी आमदोरफ्त उस टनल के थ्रू बिल्कुल जारी और सारी है, अब और कुछ नहीं रह गया, हो ना हो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर गुलजारी लाल नंदा के ज़माने की ये स्टेटमेंट है और उसके बाद से लेके आज तक वहाँ पे कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई, तो ये डेवलपमेंट का ढोंग रचा रहे हैं। वहाँ पे होगा क्या? डेवलपमेंट उस वक्त होगी जब डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग हो जाएगी, जब डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग हो जाएगी, एथनिक क्लिनजिंग हो जाएगी, जेनोसाइड के साथ शामिल किया जाएगा, फिर वहाँ पर डेवलपमेंट का मामला स्टार्ट होगा। और ये पैगाम है जो कि हमने लेके जाना है यूएनओ के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी, कि 3 चीज़ें होने जा रही हैं एक ही वक्त में, जिसको पाकिस्तान को ये पैगाम फैलाना चाहिए दुनिया के अंदर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे मेहमानों का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो इजलास है ये जारी है। अभी इसमें नरेंद्र मोदी की तकरीर भी आनी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी तकरीर करेंगे। हम देखेंगे हाउ इवेंट्स अनफोल्ड देमसेल्व्स। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सॉलिडारिटी और यूनिटी। हम ज़रूर क्रिटिसिज्म करें, अपने घर में बैठ के ज़रूर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जिस तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात इस वक्त चल रहे हैं, फॉर वंस इस कौम को मुत्तहिद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारे भाई और बहनें और जो फैमिलीज़ मुतासिर हुई हैं ज़लज़ले से, उसके बारे में आपको हमारा चैनल इत्तला देता रहेगा। कोशिश करें अगर आप कोई वॉलंटरीली हेल्प करना चाहते हैं तो पहले किसी इदारे से, NDMA से रजू ज़रूर कर लें, क्योंकि आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा रज़ाकार जो हैं वो मीरपुर की तरफ गए थे और सड़कें चौक हो गई थी, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।